अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, तो शुरू कर देते हैं। कंसिस्टेंट पहला वर्ड है जो किसी ने रिक्वेस्ट किया है। इन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था मैम डिफरेंस बताइए कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी में, ठीक है। तो समझिएगा पहले कंसिस्टेंट को, फिर नेक्स्ट कंसिस्टेंसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो पहला डिफरेंस जो है दोनों के अंदर वो ये है कि कंसिस्टेंट है वो एडजेक्टिव है, ठीक। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ऑलवेज बिहेविंग और एक्टिंग इन द सेम वे और हैविंग द सेम ओपिनियन स्टैंडर्ड्स और रिजल्ट्स ओवर टाइम। देखिए, अगर एक इंसान, अगर आप किसी भी काम में कहना चाहते हैं कि ये इंसान इस काम में बड़ा कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान उस काम को मुसलसल बहुत अरसे से कर रहा है और उसमें उसने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की है। अब वो जो काम की बात, अब जो भी जिस भी बात को आप रेफर करें, वो हो सकता है वो उसका बिहेवियर हो सकता है वो उसका ओपिनियन हो सकता है कि किसी चीज का कोई रिजल्ट हो, हमेशा एक जैसा रिजल्ट ही आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये रिजल्ट कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर रिजल्ट नाउन है तो उसको हम कह रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट है। जैसे कोई इंसान रोज सुबह उठकर जॉगिंग पे जाता है और उसने कोई दिन मिस ना किया हो, तो इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी इस एक्टिविटी में कंसिस्टेंट है, कि वो ब्रेक नहीं लेता है। कुछ लोग होते हैं ना, अभी मैं बड़ा कंसिस्टेंट हूँ अपने वर्कआउट में, मतलब मैं रोज वर्कआउट करता हूँ, मैं रोज जिम जाता हूँ, तो वो इंसान कंसिस्टेंट हुआ। इसी तरह से जैसे किसी चीज को लेकर एक इंसान के जो आज से 40 साल पहले, 20-30 साल पहले जो ओपिनियंस थे, वही ओपिनियन उसके आज भी हैं, तो वो अपने उस ओपिनियन में, उस थॉट प्रोसेस में वो इंसान कंसिस्टेंट है। मतलब उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है वक्त गुजरने के बावजूद। तो आई होप के कंसिस्टेंट तो समझ में आ गया। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी इज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर हु ऑलवेज डिलीवर्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब ये ऑफिस में बॉस कह सकता है, परफॉर्मेंस की जो वो मिलती है ना, आपको फीडबैक्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें बॉस कह सकता है किसी को अप्रिशिएट करते वक्त कि शी इज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस मुसलसल अच्छी जा रही है, वो हमेशा एक्सीलेंट रिजल्ट्स डिजर्व करती है। इसलिए इसका मतलब है चूंकि वो हमेशा एक्सीलेंट रिजल्ट्स जो है वो डिलीवर करती है, तो वो कंसिस्टेंट है अपने इस काम में, कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा एक्सीलेंट होते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके रिजल्ट्स जो है वो गिरे हो, या वो उनमें किसी किस्म की कोई मतलब कोई डिक्लाइन आया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हमेशा एक्सीलेंट रिजल्ट ही डिलीवर करती है, तो इट मीन्स शी इज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ठीक। समझ आ गया। इसी तरह से हिज ग्रेड्स हैव बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सेमेस्टर, ठीक। अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस पे टीचर बोल सकती है कि भाई इसके, आपके जो ये जो बच्चा है या जो भी स्टूडेंट है उसके बारे में, कि भाई इसके ग्रेड्स जो है ना वो कंसिस्टेंट रहे हैं, मतलब कि वो हमेशा एक जैसे रहे हैं, उन ग्रेड्स में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि कोई डिक्लाइन आया हो कि इस सेमेस्टर में तो बुरे हैं, नेक्स्ट में अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा से एक जैसे ग्रेड्स उसके रहे हैं। आई होप कि कंसिस्टेंट समझ में आ गया। अब आ जाते हैं जी हम कंसिस्टेंसी पे। पहला डिफरेंस कंसिस्टेंट से क्या हो गया? कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी नाउन है और कंसिस्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब नाउन और एडजेक्टिव कोई वर्ब, कोई भी वर्ड होता है, तो जाहिर बात है उसके हिसाब से फिर उसका मीनिंग होता है और उसकी प्लेसमेंट इन द सेंटेंस होती है। अच्छा, अब कंसिस्टेंसी के ना दो मतलब है। पहला मतलब तो वही मतलब है जो मैंने आपको कंसिस्टेंट का एक्सप्लेन किया है, बस ये है कि कंसिस्टेंट को आप एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, कंसिस्टेंसी को आप एज नाउन, सॉरी, कंसिस्टेंट को आप एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे और कंसिस्टेंसी को आप एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे। अब कंसिस्टेंसी क्या होगी? किसी की क्वालिटी, वो क्वालिटी ऑफ बीइंग द सेम, ठीक है, हमेशा एक जैसा रहना, किसी भी चीज का हमेशा एक जैसा रहना, वो जो चीज है ना वो उस चीज की कंसिस्टेंसी है, वो उस इंसान की कंसिस्टेंसी है। जब हम कंसिस्टेंट को यूज करते हैं, वो उसमें हम ये बता देते कि ये इंसान इस काम में कंसिस्टेंट है। और जब हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो हम कहेंगे इस इंसान में कंसिस्टेंसी है।
आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब किसी चीज में, किसी परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज की अगर बात करनी है तो उस चीज की ये क्वालिटी कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर कहना है कि उस चीज के अंदर ये क्वालिटी है तो आप कहेंगे कि उस चीज के अंदर ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, जैसे रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, कि हमेशा से रिजल्ट्स जो है वो एक जैसे रहे हैं। ग्रेड्स में कंसिस्टेंसी है, मतलब ग्रेड्स हमेशा एक जैसे रहे हैं। समझ आई बात की? इसका एक और मतलब है कंसिस्टेंसी का, वो है जब हम कोई कुकिंग के लिए बात करते हैं, खवातीन को, लड़कियों को जल्दी समझ में आएगी, इस बैटर कंसिस्टेंसी इसकी जो है ना वो ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज का, कोई लिक्विड चीज हो, कोई सब्सटेंस हो, कोई टेक्सचर हो, उसकी जो थिकनेस होती है ना उसको भी हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की, जैसे हम कुछ खाना पकाते वक्त हम कोई इस तरह से चीजें तैयार करते हैं तो कहते हैं कि भी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी है, मतलब कि उसकी थिकनेस कैसी, पतली है, गाढ़ी है। ठीक है, इसी तरह से पेंट वगैरह जो लोग करते हैं, कोई भी जो इस तरह का काम हो रहा है तो लोग कहते हैं कि पेंट की कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक रखनी है, कि वो थोड़ी सी उसकी लिक्विड ही रखनी है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि किसी भी चीज की जो लिक्विड चीज होती है उसकी थिकनेस कैसी है, वो उसकी कंसिस्टेंसी कहलाती है। अब जैसे ये है पहला सेंटेंस, पहले मीनिंग में, द कंसिस्टेंसी ऑफ हर एफर्ट्स लेड टू हर प्रमोशन एट वर्क। मतलब उसकी जो कोशिश है ना, एफर्ट्स जो है, उसकी कोशिशें जो है, उसमें जो एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी ने उसको क्या किया, उसको प्रमोशन दी। उसके जो भी उसकी जॉब है, अपनी जॉब पे उसको प्रमोशन इसलिए मिली क्योंकि उसका जो काम है उसमें कंसिस्टेंसी है, उसने कभी भी उसमें किसी किस्म का कोई डिक्लाइन नहीं आने दिया है। अब क्या है, टू मेक अ परफेक्ट केक, एक परफेक्ट केक बनाने के लिए यू नीड द राइट कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर। हमेशा जो जो लोग कुकिंग से थोड़े से वाकिफ हैं तो आप देखिए कि केक को बेक करने से पहले उसका बैटर तैयार किया जाता है, तो उसमें राइट कंसिस्टेंसी मतलब उसकी जो थिकनेस है ना, उसका जो टेक्सचर है ना, जो भी थिकनेस उस बैटर को हम क्रिएट बनाते हैं उसकी राइट हो। ऐसा ना हो कि बहुत पतला हो जाए और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि अगर गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए तो फिर केक काफी हार्ड बनता है। तो राइट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसके अंदर। आई होप के क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी जक्स्टापोज। जक्स्टापोज जो है ना ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू प्लेस टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड, ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग देम। दो चीजों को जब आपने उसका आपस में मुवाजना करना होता है, उन दो चीजों का मुवाजना करने के लिए अगर आप दो चीजों को इकट्ठा कहीं पर रख दें तो आप इस प्रोसेस को, इस चीज को कहते हैं जक्स्टापोज। ठीक है, दो चीजों को आपस में एक दूसरे के आमने सामने रख देना। अब वो ऐसा नहीं कि फिजिकली आमने सामने दो चीजों को रख देना, वो फिगरेटिव मीनिंग में भी हो सकता है। जैसे आपने कह दिया जैसे किसी आर्टिकल के अंदर, किसी किताब के अंदर दो चीजों का मुवाजना किया जा रहा है, तो इसका मतलब उन दो चीजों को आपस में एक दूसरे के सामने रखकर ही मुवाजना किया जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको आप जुक्स्टापोज बोलते हैं। जैसे कि द आर्टिस्ट juxtaposed ब्राइट कलर्स विद डार्क शेडोज टू क्रिएट अ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। क्या मतलब हो गया, ये पेंटिंग में ये वर्ड जो है ना juxtapose बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उन वो काफी इसको इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, ब्राइट कलर्स और जो डार्क शेड्स होते हैं। अब जाहिर बात है ये दो कंट्रास्टिंग चीजें हैं। ब्राइट कलर्स बड़े ब्राइट से डार्क, मतलब इस तरह से कलर्स होते हैं, हैप्पी वाले होते हैं। डार्क कलर्स थोड़ा सा सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर्टिस्ट ने क्या किया, दोनों कलर जो कलर पैलेट्स होते हैं इनको इकट्ठा एक ही पेंटिंग में यूज करके एक बहुत ही स्ट्राइकिंग इफेक्ट जो है वो उसने लिया। वो बड़ा खूबसूरत इफेक्ट बना के, कहीं पर डार्क है, कहीं पर बहुत ब्राइट कलर्स हैं। ठीक, अब इसको क्या किया, द आर्टिस्ट juxtaposed। इसका क्या मतलब कि आर्टिस्ट ने इन दो कलर पैलेट्स को इकट्ठा एक दूसरे के साथ रखा उस पेंटिंग में। ठीक, जिसकी वजह से इतना जबरदस्त किस्म का इफेक्ट आया। अब समझ में आई, दो चीजों को आपस में इकट्ठा रखना। इसी तरह से द डॉक्यूमेंट्री juxtaposes द लाइफस्टाइल्स ऑफ द रिच एंड द पुअर। कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसने juxtapose किया है, मतलब दो चीजों को इकट्ठा रखा। वो क्या, वो दो चीजें क्या, वो दो लाइफस्टाइल्स को उसने इकट्ठा रखा। एक तरफ उसने रिच लोगों का लाइफस्टाइल दिखाया, एक तरफ उसने पुअर लोगों का लाइफस्टाइल दिखाया, और उनका फिर आपस में एक मवाजना किया कि कैसे रिच लोग जो है वो एक लग्जरियस लाइफ गुजारे और कैसे पुअर लोग जो है वो बेसिक जो नीड्स हैं लाइफ की उसके लिए ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये उसने मवाजना उस डॉक्यूमेंट्री में रखा। तो इन दोनों लाइफस्टाइल्स को उसने जक्स्टापोज किया, मतलब उनको दोनों को इकट्ठा रखा। ठीक, आई होप के क्लियर हो गया।
अब आ जाते हैं जी, वो है जी क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल जो है ना, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल और मोस्ट टिपिकल फॉर्म ऑफ समथिंग। किसी चीज के बारे में कहना हो, कोई भी जॉनरा हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में कहना है कि उसमें जो ये एक चीज है ना, ये इस जॉनरा की परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो उसको कहेंगे ये क्विंटेसेंशियल है। ठीक है। क्विंटेसेंशियल क्या मतलब, जैसे कि लीडर्स की बात करनी हो, अब दुनिया में बेशुमार लीडर्स गुजरे हैं, उसमें से आप किसी एक लीडर को उठाएं और कहें कि ये क्विंटेसेंशियल है, मतलब कि ये लीडर जो है ना, लीडरशिप की परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लीडरशिप एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए क्विंटेसेंशियल उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है। जैसे स्टाइल में अपने कहना हो कि शी इज द क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल, मतलब कि वो जो है ना, वो स्टाइल की के स्टाइल होता क्या है एक्चुअल में, वो उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो उसके लिए कॉन्सिस्टेंशियल वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज द कॉन्सिस्टेंशियल लीडर, ऑलवेज काम एंड डिसाइसिव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब वो परफेक्ट लीडर है, उसकी परफेक्ट नमूना, जिसको नमूना कहते हैं ना आप, वो समझिए कि परफेक्ट नमूना, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो हमेशा काम रहता है और बहुत डिसाइसिव होता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को उसको हैंडल करना आता है, क्योंकि लीडर की जो असल पहचान होती है वो मुश्किल हालात में होती है। ठीक। अब जैसे ये है, द आईफिल टावर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल ऑफ पेरिस, पेरिस की वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आईफिल टावर। आईफिल टावर से जो लोग कभी भी पेरिस नहीं गए हैं, वो एक चीज से पेरिस को मतलब पेरिस के बारे में अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो उसको आईफिल टावर का पता है। ठीक है, तो ये उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। आई होप के क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास समझिए प्रीमियम। प्रीमियम एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल है, नाउन के तौर पे बड़ा कॉमन है वर्ड, हम बहुत, अब जाहिर है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रीमियम बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, हमारे सामने जो एड्स आते हैं उसमें प्रीमियम वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है, तो हमें समझ में आता है कि क्यों ये आपको कंफ्यूज करता है। एडजेक्टिव के तौर पे जब हम इस्तेमाल करेंगे प्रीमियम को, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज की आप हाई क्वालिटी या उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, कि ये चीज बड़ी कीमती है, बहुत हाई क्वालिटी की है। प्रीमियम, प्रीमियम सर्विसेज होती है ना जी, हमारी ये प्रीमियम सर्विसेज है, उसका क्या मतलब है कि ये हमारी हाई क्वालिटी सर्विसेज हैं जी, और चूंकि ये हाई क्वालिटी हैं तो जाहिर बात है वो फिर कॉस्टली भी होंगी, उनकी प्राइसेस भी बड़ी हाई होंगी जो भी। तो प्रीमियम का एक मतलब हो गया हाई क्वालिटी। जब हम इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो तब इसका मतलब होता है एन अमाउंट पेड इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड प्राइस। जो चीज किसी किसी जैसे किसी सर्विस को आपने हासिल करना है, जाकर कहीं पर भी गए हैं, उनकी सर्विस लेनी है और आपने प्रीमियम अमाउंट पे की, मतलब आपने पहले से ही उनकी जो हाई क्वालिटी चीजें हैं उसके लिए आपने उन जो सर्विसेज हैं उसके लिए पहले से पेमेंट कर दी है, तो उसको भी प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट उसको भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, दे ऑफर प्रीमियम सर्विसेज सच एज प्राइवेट रूम्स एंड पर्सनल असिस्टेंट्स। ठीक है, आप कहीं किसी होटल में गए हैं, कहीं पर भी आप उनकी जो प्रीमियम सर्विसेज है, मतलब हाई क्वालिटी, जो उनके स्टैंडर्ड की सबसे हाई स्टैंडर्ड की जो सर्विसेज, उसमें क्या है कि वो आपको प्राइवेट रूम्स भी देते हैं, आपको पर्सनल असिस्टेंट्स भी देते हैं, हो सकता है आपको स्पास और ये और वो सारी जो ना सर्विसेज आपको उनकी प्रीमियम सर्विसेज में ये सब चीजें इंक्लूड है, मतलब कि उनकी जो सबसे हाई स्टैंडर्ड की सर्विसेज है ना, वो ये वाली है। ठीक, तो प्रीमियम सर्विसेज होगी उनकी। इसी तरह से शी परचेज्ड अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टू गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट। ये कंटेंट क्रिएटेड जो है, क्रिएटर्स जो है वो ये यूज करते हैं जी, हमारी ये जो है ना, ये हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, मतलब कि ये जो हमारी सब्सक्रिप्शन है काफी हाई क्वालिटी आपको कंटेंट इसमें मिलेगा, ये सबके लिए अवेलेबल कंटेंट नहीं है, ये सिर्फ वो लोगों के लिए है जो पहले से इसके लिए पे करेंगे, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक, आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है वर्चुअल। वर्चुअल मेरा ख्याल है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे याद पड़ता है। अच्छा, मैं फिर से कर देती हूँ। एडजेक्टिव है ये, और वर्चुअल आज बहुत, आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है ये वर्ड। वर्चुअल का क्या मतलब है, हर वो चीज जो हकीकत में आपके सामने नहीं है, बल्कि वो आपके फोन में है, आपके सामने, या आपके कंप्यूटर में है, आपके लैपटॉप में है, तो वो चीज वर्चुअल है। ठीक है, ये जो आप लेसन ले रहे हैं मेरे आमने सामने नहीं बैठे हैं, ये हमारी वर्चुअल क्लास है,
क्या मतलब कि हम थ्रू इंटरनेट, ये जो मीडियम है, कंप्यूटर का मीडियम है, उसको यूज करके हम कर रहे हैं। कोई भी चीज जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, वो वर्चुअल है, किसी किस्म की भी। बहुत से एक्सपीरियंस है, जैसे आप ऑन वेबसाइट पे जाते हैं और आप वहां पर शॉपिंग करते हैं, तो वो वर्चुअल शॉपिंग है किसी वेबसाइट के थ्रू। ये नहीं कि आप किसी शॉप पे एक्चुअल गए, वहां पर आपने वो चीज एक्चुअली में अपने हाथ में पकड़ी, देखी, उसकी क्वालिटी चेक की और फिर खरीदी, वो तो नहीं। लेकिन जो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, जाहिर बात है वहां पर आप उस चीज को अपने हाथ में नहीं पकड़ते हैं, आप जस्ट उसको पिक्चर में देखते हैं और फिर उसको शॉप करते हैं, खरीदने का जो है वो जो भी डिसीजन आप लेते हैं, तो वो आपकी वर्चुअल शॉपिंग है। ठीक है, जब वो चीज आपके हाथ में आ जाती है फिर वो एक्चुअल है। लेकिन जब आप ऑनलाइन, जब जो भी काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, वो सब के सब वर्चुअल कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे इसका क्या है, दे अटेंडेड अ वर्चुअल मीटिंग वाया वीडियो कॉल ड्यू टू द पैंडमिक। पैंडमिक में सबसे ज्यादा ये जो है ना, वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, ये सब जो वर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा भी वो मशहूर है। क्या मतलब वर्चुअल मीटिंग, एक तो मीटिंग होती है ना कि एक्चुअल में आमने सामने टेबल पर बैठकर लोग एक दूसरे को देखकर आमने सामने बात करते हुए एक रूम में बैठे होते हैं, तो वो मीटिंग हो रही है। एक है कि भाई आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, कोई मुख्तलिफ शहरों में है, लेकिन वो कनेक्टेड है और वो बात कर रहे हैं, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल मीटिंग हो गई है। ठीक। इसी तरह से द म्यूजियम ऑफर्स अ वर्चुअल टूर ऑफ इट्स एग्जिबिट्स फॉर पीपल हु कांट विजिट इन पर्सन। अब कोई म्यूजियम्स वगैरह अब मुख्तलिफ जगहों पर ये होने लग गया है कि वो आपको जो है वो वर्चुअल टूर्स देते हैं। अब वर्चुअल टूर्स क्या होता है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप उस म्यूजियम में एक्चुअल नहीं जा सकते हैं, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है, या आपको उस वक्त लाइव दिखा सकते हैं म्यूजियम को या किसी भी प्लेस को जो आप देखना चाहते हैं, और वो आप उसके लिए पे करते हैं और वो आपको एक वर्चुअल टूर दे देते हैं। मतलब अपने घर में बैठे हैं, अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठकर आप उस जगह का जो है वो एक टूर ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप एक्चुअल में उस जगह पे मौजूद नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया वर्चुअल का। नेक्स्ट। हाँ जी, ये दैट्स अप बड़ी दफा रिक्वेस्ट किया है इन भाई साहब ने। चलें जी, आपको भी एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स अप जो है ये फ्रेज है और इनफॉर्मल है, और इसको जहन में रखना है आपने। दैट्स अप का कोई अपनी ट्रांसलेशन नहीं है। दैट्स अप लोग बोलते हैं जब ये कहना होता है कि कोई चीज खत्म हो गई, कोई एक्टिविटी, कोई मीटिंग, कोई सेशन, कोई क्लास, कोई लेक्चर, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई भी ऐसी जो चीज है, उसमें अगर आपने कहना है कि या तो ये कंप्लीट हो गई है या ये आज का सेशन ओवर हो गया है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं लोग दैट्स अप, मतलब खत्म हो गई। ये कहने का मतलब ये होता है कि जी आज का सेशन, आज की मीटिंग, आज की क्लास ये खत्म हो गई। ठीक। जैसे कि द मीटिंग रैन ओवर टाइम, वक्त से ज्यादा चली मीटिंग जो थी, बट नाउ दैट्स अप, लेकिन अब ये खत्म हो गई है, वी कैन हेड टू लंच, अब हम खाना खाने जा सकते हैं। ठीक। इसी तरह से वी हैव फिनिश्ड द डिस्कशन, सो दैट्स अप फॉर टुडे, लेट्स रैप इट अप। ठीक। हमने अब जैसे हम बैठे होते हैं मीटिंग में लोग जो है, तो कहते हैं कि आज की डिस्कशन जो है वो हमने खत्म कर ली है, सो दैट्स अप टुडे, दैट्स अप फॉर टुडे, मतलब आज के लिए इतना ही काफी है, लेट्स रैप इट अप, आओ इस चीज को अब खत्म करते हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको रैप अप करने का मतलब ये होता है कि आप उसको बस अब फिनिश करते हैं, ठीक है, उसको खत्म करते हैं चीज को। ठीक। दैट्स अप का ये मतलब होता है। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा था दैट्स डाउन। दैट्स डाउन जो है ना, ये भी फ्रेज है, इनफॉर्मल है, और दैट्स डाउन के दो मतलब है। दैट्स डाउन का भी वही मतलब है जो दैट्स अप का मतलब, एक मतलब तो इसका वही है, उसी सेंस में दैट्स डाउन को भी इस्तेमाल किया जाता है, बट कॉमन दैट्स अप है, दैट्स डाउन भी लोग बोल देते हैं उसी मीनिंग के अंदर कि भाई चीज खत्म हो गई, एक्टिविटी खत्म हो गई, जो भी हम कर रहे थे, मीटिंग खत्म हो गई, ठीक, एंड हो गई, फिनिश हो गई। सेकेंड उसका यह है कि जब आपने कहना होता है दैट्स डाउन, मतलब कि फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि कोई चीज ना वो अच्छी नहीं गई, कोई जैसे मीटिंग अच्छी नहीं गई, जैसे जो आप उस मीटिंग से आउटकम जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटकम नहीं आई, तो दैट्स डाउन। ठीक है, वहां पर भी लोग बोल देते हैं दैट्स डाउन, मैंने ये इतनी अच्छी गई, वो चीज नहीं निकली। ठीक है, तो इन दो सेंस में जो है वो दैट्स डाउन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द गेम इज ओवर नाउ and that's down, we lost by 3 points, yeah we lost by 3 wickets, if you're talking about the cricket, ठीक है।
depends upon के which game or which sport you are talking about. The game is over now, game खत्म हो गई, and that's down. अब यहाँ पर दोनों सेंसेस निकल रही है सेंटेंस में. that's down का मतलब एक तो सेंस ये भी निकल रही है कि भाई ठीक है, गेम खत्म हो गई, खत्म हो गया जो भी था, ठीक, फिनिश हो गया. और दूसरा ये कि आप एक डिसअपॉइंटमेंट भी बता रहे हैं, क्योंकि आगे आप बोल रहे हैं वो लॉस्ट बाय 3 विकेट्स, 4 विकेट्स, या वो लॉस्ट बाय 20 रन, 30 रन, जो भी आपने बोलना है, ठीक है, या 3 पॉइंट्स, जो भी, कि भाई हम इतने विकेट से, इतने रन से, या इतने पॉइंट से हम हार गए. तो इधर दैट्स डाउन का मतलब यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी है, कि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि मायूसी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यार. ठीक है. नेक्स्ट है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑल वीक. मैं सारा वीक इस प्रोजेक्ट पे काम करती रही या करता रहा, एंड दैट्स डाउन नाउ. अब ये खत्म है. आई डिडंट गेट द रिजल्ट आई होप्ड फॉर. मुझे रिजल्ट नहीं मिला जो इसका मैं उम्मीद कर रहा था या कर रही थी. तो दैट्स डाउन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है, किसी चीज के खत्म होने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसमें आप एक डिसअपॉइंटमेंट बता रहे हो. तो जब कोई नेगेटिव मतलब नोट पे कोई चीज खत्म हुई है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं उसके रिजल्ट्स आए, तो फिर दैट्स डाउन लोग बोलते हैं. नेक्स्ट आपने पूछा था जी पाउंड साइन. बहुत दफा आपने पूछा है पाउंड साइन. मेरे भाई ये दो साइंस होते हैं, ठीक है. अब ये क्या है, जैसे ये पहला है हैशटैग भी इसको बोला जाता है, और इसको जो है वो सोशल मीडिया पे अक्सर लोग जो है वो पाउंड साइन भी बोल देते हैं, टैग करने के लिए भी बोल देते हैं, ठीक है. इसको भी पाउंड साइन. और दूसरा पाउंड साइन क्या है, ये वाला, ये ब्रिटिश के जो करेंसी है, जो इंग्लैंड की जो करेंसी है, उसको भी जो है वो पाउंड साइन बोला जाता है. इन दो साइंस का नाम होता है पाउंड साइन. इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है. ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है. आपकी जो नेक्स्ट वीक की जो रिक्वेस्ट है, आप काइंडली इस वीडियो के जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, फिर मुझे ढूंढने में आसानी रहती है. ओके जी, अल्लाह हाफिज.